अभी जी, तो आज का सेशन हमारा है ऑरा एनालिसिस के बारे में कि हम हिली से ऑरा एनालिसिस किस तरह करते हैं। हिली में एक कंपोनेंट है क्वांटम सेंसर, जो इसके अंदर होता है, बाहर से हम नहीं देख सकते। अगर इसको खोला जाए तो देख भी सकते हैं। उस क्वांटम सेंसर का कार्य है, उसका काम है हमारे बायो एनर्जी फील्ड में जो इंफॉर्मेशन फील्ड है उसको कांटेक्ट करना। थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं कि इंफॉर्मेशन फील्ड क्या है, बायो एनर्जी फील्ड क्या है। ये चीजें क्लियरली समझ में आ जाए तो फिर ऑरा को समझना बहुत आसान हो जाता है। ऑरा ठीक वैसा है जैसे एक में बल्ब, बहुत अच्छी पावर का बल्ब हो और उस बल्ब की रोशनी अच्छी खासी आ रही है। अब मैं उसके ऊपर लेयर्स डाल देता हूँ कपड़ों की, तो मैं कपड़ों की जब लेयर रख देता हूं तो भी कुछ रोशनी उस कपड़े से छन कर बाहर आएगी और अंधेरे कमरे में वो एक दायरा दिखेगा प्रकाश का। तो वो जो आप देखते हैं उसको मैं कह सकता हूं कि इट इज सिमिलर टू आर ऑरा। हमारे इस शरीर के अंदर हमारा एनर्जी बॉडी है, हमारे प्राण इस शरीर के अंदर बसते हैं और उस प्राण की ऊर्जा ये फिजिकल बॉडी से, जैसे एक बल्ब के ऊपर कपड़ा लगा दिया तो भी लाइट बाहर आ जाती है, ऐसे ही इस फिजिकल बॉडी से बाहर वो करीब 10-15 फुट तक रहती है। हाँ, ये जरूर है कि ये ऊर्जा का जो क्षेत्र है ये हमारी आंखों से नहीं दिखता, क्योंकि ये उस स्पेक्ट्रम में है जहां पर विजिबल वो हमारी आंखों के लिए हो नहीं सकता। लेकिन जो ऊर्जा को महसूस करने वाले यंत्र है, जैसे ऑरा स्कैनर है या लेकर एंटीना है या आपका पेंडुलम है या आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी स्कैनिंग स्टिक्स होती है, उन सब से इसको महसूस किया जा सकता है। जैसे कि हम बिजली को नहीं देख सकते, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते, लेकिन हम अगर एक कोई टेस्टर लगा दें तो टेस्टर का बल्ब जल जाता है तो पता लगता है कि यस, यहाँ पर ऊर्जा है। तो ये हमारी जो प्राण ऊर्जा है, इस प्राण ऊर्जा का जो हमारे शरीर के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है आभा मंडल। कुछ लोग उसको दिव्य कांति वलय भी कहते हैं, क्योंकि एक रिंग के रूप में या एक थ्री डायमेंशनल, आप कह सकते हैं इलिप्सॉइड के रूप में उसकी कल्पना की गई है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर से बाहर तक दिखती है, इसमें एक फील्ड ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी जानकारी होती है। ये जो पूरा फील्ड है इसको आप कह सकते हैं बायो एनर्जी फील्ड। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ हवा का एक निश्चित दायरा है, वो कहलाता वायुमंडल, राइट। हमारी एनर्जी का हमारे शरीर के चारों तरफ एक दायरा होगा, वो कहलाएगा आभा मंडल या अंग्रेजी में कहें तो ऑरा। अब इसके अंदर एक छोटा सा फील्ड और है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है अपने अंदर, उसको मार्कस स्मिके ने कहा इंफॉर्मेशन फील्ड। और उस इंफॉर्मेशन फील्ड से ही क्वांटम सेंसर सारी कम्युनिकेशन करता है, सारा संवाद स्थापित करता है। तो इंफॉर्मेशन फील्ड, जिसमें यह भी कहा गया कि इसमें आपकी याददाश्त तक होती है, मेमोरी होती है, स्मृति होती है। हम अभी तक सोचते थे कि हमारी स्मृति इसके अंदर होती है, सिर के अंदर। लेकिन मार्कस स्मिके ने अपने एक स्पीच में कहा कि स्मृति इंफॉर्मेशन फील्ड में होती है, इट इज आउटसाइड बॉडी नॉट इनसाइड द बॉडी। ये बात जब मैंने सुनी तो मैं थोड़ा सा असहज हो गया कि यार ये क्या बात है, हम तो जिंदगी भर यही अभी तक सुनते आए हैं कि हमारी याददाश्त हमारे सिर के अंदर होती है। फिल्मों में भी दिखाया कि यहाँ चोट लगी तो याददाश्त चली गई, यहाँ चोट दोबारा लगी तो आ गई, ऐसा कुछ देखा हमने, तो यही कॉन्सेप्ट था कि जो कुछ है इसके अंदर है।
हाउ ही इज सेइंग कि मेमोरी इज आउटसाइड। लेकिन मैंने थोड़े से चिंतन के बाद इसको जोड़ लिया कि पुनर्जन्म में पिछले जन्म की याददाश्त तभी संभव है जब मेमोरी आउटसाइड हो, एनर्जी बॉडी के साथ हो। क्योंकि शरीर के साथ होगी तो शरीर का तो अंतिम संस्कार हो गया, तो हार्ड डिस्क तो जल गई, अगर हिंदू रीति रिवाज की बात करें तो। दूसरे की बात करें तो जमीन के अंदर हार्ड डिस्क गाड़ दी, तो वो अगले जन्म में कैसे जा रहा डेटा? डेटा इज आउटसाइड, एनर्जी बॉडी के साथ है, तो एनर्जी बॉडी इस बॉडी को छोड़कर दूसरी बॉडी के साथ जा सकती है। एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी का कॉम्बिनेशन लाइफ है और इसका सेपरेशन डेथ है। डेथ ऑफ फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी की डेथ नाम की कोई चीज ही नहीं होती, वो बस इससे सेपरेट हो जाती है, फिर उसको कोई नया शरीर मिल जाता है और वो शरीर के साथ उसकी यात्रा फिर शुरू हो जाती है। तो ये स्पिरिचुअल बात है और हीलिंग स्पिरिचुअलिटी और साइंस का कनेक्ट है। तो ना तो सिर्फ हम यहाँ टेक्निकल बातों से समझा सकते हैं, ना सिर्फ स्पिरिचुअल से समझा सकते हैं, जब हम दोनों को मिलाएंगे तभी समझ पाएंगे। तो इंफॉर्मेशन फील्ड की बात कर लें, जिससे क्वांटम सेंसर कम्युनिकेशन करता है और उससे संवाद स्थापित करके उससे सूचनाएं लेके इंफॉर्मेशन लेकर इसको प्रोसेस करता है और हमारी स्क्रीन पर देता है। इंफॉर्मेशन फील्ड में हमारे पिछले जन्मों की जानकारी, इस जन्म के कर्मों की जानकारी, हमारी स्मृति, वर्तमान में हमारे चक्रों की, 7 चक्रों की क्या स्थिति है, उसकी ऊर्जा का स्तर भी इंफॉर्मेशन फील्ड में ठीक वैसे होता है जैसे आप कार ड्राइव करते हैं तो आपके सामने स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, हीट, तमाम चीजें आपको दिखती रहती है इंस्ट्रूमेंट पैनल पे। वो डेटा आप वहां से देखकर किसी को भी तुरंत बता सकते हैं। हीली में भी जब ऑरा एनालिसिस की जाती है तो एक्चुअल चक्रों पर फोकस नहीं होता। हीली से ऑरा एनालिसिस में क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन फील्ड रीड करके वो 10 सेकंड के 5 सेकंड के अंदर आपको डिस्प्ले देता है कि ये रही 7 चक्रों की एनालिसिस। अब यहाँ पर बहुत से लोग अपने क्यूरियोसिटी से, अपनी उत्सुकता के वश बार बार और एनालिसिस करके देखते हैं और बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं कि अरे ये तो कभी ऊपर बता रहा है, कभी नीचे बता रहा है, ये क्या हो रहा है? अभी तो हार्ट चक्र 100% आ रहा था, अभी 50% हो गया, अभी फिर 60%, मतलब ये पूरा ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर एक बात आप ये समझिए कि आपका एक एक विचार ऊर्जा है, आपकी एक एक थॉट एनर्जी है। एक सोच से चक्र ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगर आप थॉटलेस होके या मेडिटेशन में बैठ सकते हैं तो आपका ऑरा काफी हद तक स्टेबल आएगा, अन्यथा आप स्टेबल नहीं कर पाएंगे। अगर चित्त चंचल है, मन चंचल है, विचार बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं, तो क्या स्थिति बनेगी कि एक छोटा सा बच्चा, जैसे 2-3 साल का बच्चा होता है, वो खूब उछल कूद मचाता रहता है, किसी के कहने में नहीं रहता। आप उसकी 10 फोटो खींचिए, वो 10 तरह की आएंगी। ऐसे ही मन की ऑरा की फोटोग्राफी 10 करेंगे, 10 तरह की आ जाएगी। लेकिन यही मन अगर स्थिर हो जाए, यही सेल्फ टॉक बंद हो जाए, तब जाकर ये ऑरा स्थिर आएगा। इसलिए जब कभी भी ऑरा स्कैन करें तो अपने क्लाइंट को या खुद को ये संदेश जरूर दें कि भाई साहब 1 मिनट के लिए मन को शांत कर लीजिए और किसी डिवाइन थॉट पर फोकस हो जाइए जिस पर भी आपको विश्वास है। तो थोड़ी सी उथल पुथल मन की शांत हो जाती है और सही ऑरा आ जाता है। नहीं तो क्या होता है कि कोई किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई इमोशन जनरेट हो रहा है, फिर कुछ दूसरा हो रहा है, तो ऑरा हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। अब यहाँ पर हम यहाँ से ये तो समझ गए। अब ये इंफॉर्मेशन फील्ड से इतने जल्दी क्यों आता है? ठीक वैसे जैसे कि हसमुख जी अगर कार ड्राइव कर रहे हैं और मैं उनको पूछता हूँ सर कार की स्पीड कितनी है, सीधा नजर मारेंगे और बोल देंगे मैं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला रहा हूँ। फिर निकलकर बाहर आ गए हाईवे पर, अब मैं वहां फोन करके पूछ रहा हूँ कि सर अभी क्या स्पीड है, तो बोले अभी 100 का स्पीड है। थोड़ी देर बाद जब वो हाईवे छोड़कर सिटी के अंदर ट्रैफिक में आ गया, पूछता हूँ तो क्या स्पीड है सर, अरे सर अभी तो 10 का स्पीड है। राइट? ऐसे ही आपकी एनर्जी फिक्स नहीं है, ये डायनामिक है, हाईली डायनामिक है।
ये बॉडी कितनी डायनामिक है, आप समझिए इस बात को कि ये 70 ट्रिलियन सेल्स का बना हुआ बॉडी, इसमें से 1 मिनट में 4 मिलियन सेल्स खत्म हो जाते हैं। अभी जितने देर ये जूम आपने सुना, इतने में पता नहीं कितने मिलियन सेल रिप्लेस हो गए इस बॉडी में। तो ये इतनी डायनामिक बॉडी है। इस डायनामिक बॉडी में अगर कोई परमानेंट पैरामीटर हम खोजने की कोशिश करते हैं, तो यही अपने आप में सबसे बड़ी मूर्खता होगी कि जब हमारा शरीर ही इतना तेजी से बदलते जा रहा है कि 1 मिनट में 4 मिलियन सेल रिप्लेस होते हैं, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये साइंस का डेटा है, रिसर्च का डेटा है। तो आप सोचिए कि इस डायनामिक बॉडी में आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ परमानेंट आपको इफेक्ट मिल सकता है, कुछ परमानेंट आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर इस बात से एक खुशी की बात और भी निकल के आती है कि जब ये शरीर इतना डायनामिक है और नथिंग इज परमानेंट, तो कोई भी डिसीज परमानेंट नहीं हो सकती। जब सेल्स बदल रहे हैं तो बिल्कुल शरीर में कैपेबिलिटी है कि आप इसको ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जिसमें नए सेल खराब ना हो। कोई भी बीमारी असाध्य नहीं है, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटेड एनर्जी को कंट्रोल कर दीजिए, उसको करेक्ट कर दीजिए, सही कर दीजिए, शरीर की कोई भी असाध्य बीमारी ठीक हो सकती है, क्योंकि ये शरीर के सेल्स सारे बदल जाते हैं। जिस रफ्तार से सेल बदलते हैं, 3 महीने में लीवर पूरा का पूरा रिन्यू हो जाता है। आपको पता नहीं लगता, मुझे पता नहीं लगता। हमारा जो अभी लीवर अंदर काम कर रहा है, अगर पूछा जाए कितना पुराना है, तो उतना पुराना नहीं है जितनी हमारी उम्र। ये सिर्फ 3 महीने पुराना है, और अगले 3 महीने बाद हमारे पास एक नया लीवर होगा। ऐसे ही सारे बॉडी की स्थिति है, और इसीलिए इस एनर्जी थेरेपी में इतना दम है कि ये बिल्कुल चीजों को सही कर सकता है। तो हम आ जाते हैं वापस अपने मुद्दे पे, ऑरा वाली बात पे। ऑरा में जब हम बात करते हैं, तो इस शरीर के अंदर एनर्जी सेंटर्स की बात हुई है। बहुत सारे एनर्जी सेंटर बताए गए हैं। खोजने वालों ने 114 चक्र तक निकाल दिए हैं। 112 चक्र शरीर के अंदर और 2 चक्र बाहर। हम उतने बड़े विस्तृत गहराई में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे मोटी मोटी जानकारियों की। ये ठीक वैसे ही होगा कि जैसे भारत में हम जिला स्तर पे बात करने लगे कि टोटल भारत में कितने जिले हैं, तो फिर बहुत सारे जिले निकल आएंगे, फिर उनके, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे स्टेट की, कितने स्टेट है, मोटा मोटी बात। तो यहाँ पर हमारे चक्रों में मेन 7 चक्र को माना गया है। आज आज की डेट में ये बड़ा डिबेटेबल हो सकता है, क्योंकि प्राणिक में आप कुछ और नंबर लेते हैं, लेकिन एक जो पूरे विश्व ने मान्यता दी है, वो मान्यता दी है 7 चक्रस एनालिसिस को। तो हम 7 चक्रों की बात करते हैं, और 7 चक्रों में जो सबसे पहला चक्र होता है स्पाइन के अलोंग, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ इनको माना गया है। तो बेस ऑफ द स्पाइन में वो कहलाता है रूट चक्र। रूट चक्र, और रूट चक्र का कलर होता है लाल। हर चक्र का अपना कलर है, और ये 7 चक्रों के जो कलर्स हैं, ये बिल्कुल ठीक वैसे हैं जैसे रेनबो के कलर्स। जैसे हमने बचपन में फिजिक्स में याद किया था एक फार्मूला विबग्योर, VIBGYOR, तो जो हमने उसको याद किया था स्पेक्ट्रम के कलर के लिए, ठीक वैसे ही उसी क्रम में ये होते हैं। तो अगर आपको इंद्रधनुष के कलर याद हैं, तो आप समझिए आपको चक्रास के कलर याद हैं, उसी सीक्वेंस में आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला चक्र रूट। रूट, या अगर हिंदी में कहा जाए तो मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो होता है, ये हमारे सभी चक्रों का आधार है। सारे चक्र इसी के ऊपर डिपेंड है। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि मैं अगर मूलाधार को सही नहीं करूं और पूरे ऊपर के चक्र सही हो जाएं, असंभव है। हमेशा शुरुआत होगी रूट से। जब रूट मजबूत होता है, जड़ मजबूत होती है, तो बड़े से बड़ा पेड़ किसी भी आंधी तूफान को झेल जाता है, नहीं गिरता। लेकिन अगर जड़ कमजोर हो जाए, तो एक आंधी भी बड़े से बड़े पेड़ को गिरा सकती है। ठीक वैसे ही हम अपनी जिंदगी में, जो हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं, चाहे भावनात्मक हो, चाहे कैसे भी हो, परिस्थितियां जन्य जो हमारे जीवन में अलग अलग तरह के झंझावात पैदा होते हैं, तो आप उनका सामना बेहतर कर पाएंगे अगर आपका रूट चक्र मजबूत है। यही रूट मजबूत ना होने की वजह से
इन्हीं परिस्थितियों में एक सरवाइव करता है और दूसरा सुसाइड करता है। फर्क सिर्फ रूट चक्र की पावर का होता है। बुरी से बुरी स्थिति में से आदमी निकल कर आ जाता है अगर उसका रूट चक्र दमदार है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि रूट चक्र कितना 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 मायने रखता है हमारे लिए। मैं आपको एक ग्राफिक शेयर करके साथ साथ बताते जाता हूँ, तो आपको चक्र भी दिखते जाएंगे और मेरी बातों से कनेक्ट भी मिलता जाएगा आपको। यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ एक ग्राफिक आपके लिए, और इसमें हम देखते हैं, जैसे ये वाला चित्र ले लीजिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रहा रूट चक्र जिसका कलर रेड, उसके ऊपर सैक्रल चक्र, हिंदी में कहेंगे तो इसको कहेंगे स्वादिष्ठान चक्र। नाभि से थोड़ा सा नीचे होता है, जो हमारा बेली बटन होता है उससे थोड़ा सा नीचे। उसके ऊपर पीले रंग का सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको हिंदी में कहा जाता है मणिपुर चक्र। उसके ऊपर हार्ट चक्र ग्रीन कलर से, ये जो चक्र है ये अनाहत चक्र कहा जाता है हिंदी में। और थ्रोट चक्र, हिंदी नाम अगर कहेंगे तो इसको विशुद्धि चक्र कहा जाता है। थर्ड आई, दोनों आंखों के दोनों भावों के बीच में जहां पर महिलाएं बिंदी लगाया करती हैं, वो जगह कहलाता है थर्ड आई चक्र। इसको कहा जाता है आज्ञा चक्र भी। और हमारे सिर से 2 इंच ऊपर हवा में ये होता है क्राउन चक्र। तो क्राउन, क्योंकि जो क्राउन इसलिए कहा जाता है कि इसको अगर मुकुट जैसा कहा जाए तो मुकुट का क्या होगा, माथे से थोड़ा सा ऊपर ही होगा, 2-2.5 इंच, इसलिए इसको क्राउन भी कहा जाता है। हिंदी में हम इसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं। और यहाँ पर इन चक्रों के बारे में यह दिया है कि अगर इनकी एनर्जी कम हो तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। आप देखें, अगर रूट चक्र की एनर्जी कम हो जाए तो क्या होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, फियर होगा, भय लगेगा, अनावश्यक भय लगेगा, लो सेक्स ड्राइव भी हो सकती है, ये इसके कारण होता है। सैक्रल चक्र अगर हमारा एनर्जी में लैक करता है तो रिसेंटफुल फीलिंग, सेक्सुअल गिल्ट, ये सब उसकी वजह से सैक्रल से आते हैं, क्योंकि सैक्रल चक्र इन्हीं चीजों को प्रभावित करता है। मणिपुर में सेल्फ कॉन्शियसनेस और फीलिंग इनसिक्योर। मणिपुर चक्र अगर की एनर्जी कम हो जाती है तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका सेल्फ स्टीम, ये सब थोड़ा नहीं काफी कुछ खराब होता है। और इसके ऊपर मैं अगर जल्दी से चलूं, हार्ट चक्र की बात करूं तो फियर ऑफ लेटिंग गो, हम किसी चीज को जाने दो ये नहीं कर पाते। सेल्फ पिटी, अपने आप को हम बड़ा दयनीय समझते हैं और हम समझते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता। हम मीन्स ये तमाम तरह की जो फीलिंग्स हैं ये हार्ट चक्र में एनर्जी कम होने से आती हैं। अगर हार्ट चक्र आपका बेहतरीन है, अच्छा बना हुआ है, तो आपको ये सब नहीं आएगा। तो ये तमाम चीजें, जैसे आज अब बात करें यहाँ पर विशुद्धि चक्र की, इनकंसिस्टेंट फीलिंग साइलेंस्ड, मीन्स विशुद्धि चक्र जो थ्रोट चक्र होता है, ये थ्रोट चक्र की एनर्जी अगर अच्छी खासी हो तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने बारे में फीलिंग्स को बता पाएंगे, अपने आप को अस्थिर और इंट्रोवर्ट महसूस नहीं कर पाएंगे कि आप बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल भी नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये होता है लैक ऑफ एनर्जी यहाँ पे। यहाँ पर थर्ड आई चक्र में अगर गड़बड़ हो जाए, लैक ऑफ एनर्जी हो जाए, तो ये अनडिसिप्लिन्ड हो जाता है आदमी। फिर आप किसी चीज को रॉन्ग जज करते हैं, आप उसका पूर्वानुमान सही नहीं लगा पाते हैं। यहाँ पर क्राउन चक्र की अगर बात करें तो फोकस नहीं हो पाता, आदमी इंडिसिसिव रहता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक बात दिखाऊं आपको कि जो मैं रेजोनेंस एनालिसिस में कहता हूँ कि आपका फोकस और इंटेंशन अगर पावरफुल रखना है तो आपको कहाँ कहाँ काम जरूरी है। फोकस के लिए क्राउन चक्र बढ़िया होना चाहिए। अगर क्राउन चक्र आपका अच्छा एनर्जी पर रहेगा तो आप
रेजोनेंस एनालिसिस अच्छा कर पाएंगे। थर्ड आई अच्छा रहेगा, आपके इंटेंशन बेहतर कन्वे होंगे। जल्दी से इधर देख लेते हैं कि अगर यही एनर्जी एक्सेसिव हो जाए, देखिए चक्रों का अनबैलेंस दोनों तरफ हो सकता है। अगर एनर्जी कम हो गया, अंडर एक्टिव है तो भी अनबैलेंस है, और ओवर एक्टिव हो गया तो भी खराब है कि जरूरत से ज्यादा एनर्जी। तो बैलेंस्ड एनर्जी होनी चाहिए। जैसे आप अपने कार के टायर का प्रेशर रखते हैं, अगर आप टायर का प्रेशर कम रखेंगे तो भी ठीक नहीं है, और टायर का प्रेशर अगर जरूरत से ज्यादा रख देंगे तो भी ठीक नहीं है। तो वो बैलेंस चाहिए। ऐसे ही चक्रों में बैलेंस्ड एनर्जी चाहिए, ना तो उसमें जरूरत से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, ना जरूरत से कम। तो अब मूलाधार में देख लें कि अगर किसी पर्सन का रूट चक्र ओवर एक्टिव हो जाए तो कैसा होगा। वो इगोइस्टिक होगा, डोमिनेटिंग होगा और सेल्फिश होगा। ऐसे व्यक्ति अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। रूट चक्र में जरूरत से ज्यादा एनर्जी होती है, ये भी एक तरह का इम्बैलेंस है। अब यहाँ पर अगर सैक्रल चक्र में जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इंटीमेसी इश्यूज आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिफाई अदर हो जाता है। ये मतलब आप समझिए कि सैक्रल चक्र अगर ओवर एक्टिव हो गया तो उस व्यक्ति के अंदर कहना चाहिए कि काम वासना की अधिकता हो जाती है, उसमें इस रास्ते पर भटकाव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसका ओवर एक्टिव होने से ये प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर अगर ओवर एक्टिव हो गया मणिपुर चक्र, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें आ जाएंगी। वर्कहोलिक बिहेवियर हो जाएगा, मतलब काम कर रहा है तो उसको घर परिवार छोड़ दिया, रात के 12-12 बजे तक काम में लगा हुआ है। ये एक्सेस एनर्जी सोलर प्लेक्स में होने की वजह से हो जाता है। ओवर एनर्जी अगर एक्सेस एनर्जी हो जाए हार्ट चक्र में, तो आप देखिए ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, हार्ट चक्र के कलर में लिखा हुआ है कि वो क्रिटिकल हो जाते हैं, पॉजिटिवनेस आ जाती है। बहुत ज्यादा हार्ट चक्र में एनर्जी हो जाए तो मतलब आप समझिए कि अगर पत्नी है तो पति, पति है तो पत्नी पर पॉजिटिवनेस आ जाती है कि अगर वो किसी से बात करेगा तो वो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीजें होती हैं हार्ट चक्र बैलेंस ना होने से। क्रिटिकल हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं जरा जरा सी बातों पे। इसके बाद अगर मैं ऊपर चलूं थ्रोट चक्र के ऊपर, थ्रोट चक्र के ऊपर अगर आ जाए ओवर एनर्जी, एक्सेसिव एनर्जी हो जाए, तो ये सेल्फ राइटस टॉक्स, इंटरप्ट्स कॉन्स्टेंटली, यानी कि बहुत बातूनी हो जाएंगे, बहुत ही ओवर एक्सप्रेसिव रहेंगे, और अपनी ही बात को सबसे ऊपर रखने की कोशिश रहेगी कि भाई मेरी सुनो, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, आपको मेरी सुनना पड़ेगा। इसके साथ अगर थर्ड आई में एनर्जी हो जाए तो एरोगेंट, मैनिपुलेटिव, इस तरह के बिहेवियर्स हो जाते हैं। क्राउन चक्र अगर ओवर एक्टिव हो जाए तो फ्रस्ट्रेटेड, मैनिक, डिप्रेसिव, अनरियलाइज पावर, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि ना तो ज्यादा अच्छा है ना तो कम अच्छा है, यहाँ पर बैलेंस की बात है। अगर बैलेंस रहेगा तो, और ये चक्रों का जो मैंने बताया ये इफेक्ट बताया आपको इमोशंस के ऊपर, और यही चक्रों के असर होते हैं फिजिकल बॉडी के ऊपर भी। जिसके लिए सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं फिजिकल बॉडी पे कैसे ताल्लुक होंगे इनके, कि जिस चक्र के लोकेशन के आसपास का ऑर्गन होगा, अगर वो चक्र बैलेंस नहीं है तो उस चक्र के आसपास के मतलब उस चक्र के आसपास के ऑर्गन्स पर उसका असर पड़ेगा। तो अगर आप समझ लें जैसे क्राउन की बात कर लूं या थर्ड आई की बात कर लूं, अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेंटल इश्यूज आ सकते हैं, और थर्ड आई में प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा, माइग्रेन, हेडेक, आई साइट कम होना, ये तमाम चीजें होंगी। अगर किसी का थ्रोट चक्र गड़बड़ होता है तो क्या होगा, गले के प्रॉब्लम आएंगे, थायराइड का इश्यू बन सकता है, सोरनेस हो सकती है, तमाम चीजें। हार्ट चक्र अगर वीक है तो हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तमाम। तो आप इसको एक ऐसा समझ सकते हैं कि जिस चक्र का प्रॉब्लम हुआ उसके आसपास के ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं। तो आप इसको कोरिलेट करना, जब आप रेजोनेंस एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि अगर वहां पे लीवर बता रहा है हाई परसेंटेज में हीलिंग चाहिए, तो आप एरो एनालिसिस करोगे तो आपको यहाँ पर सोलर प्लेक्स की एनर्जी कम मिलना चाहिए या उसमें बैलेंस गड़बड़ मिलना चाहिए। तो ये चीजें हैं। तो आई होप कि थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर हुआ होगा आपको। इसके साथ मैं आपको जल्दी से प्रॉपर्टीज बताता हूँ, 7 चक्रों के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उनको भी समझ लेते हैं, फिर हम जल्दी से चक्र एनालिसिस पे आ जाएंगे। रूट चक्र की बात करें जिसका नाम है हिंदी में मूलाधार,
इसका कलर होता है रेड। पोजीशन कहाँ है? द बेस ऑफ स्पाइन। इसका बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र है लम, ये जो बीचों बीच लिखा हुआ है। और सिंबल इसका है स्क्वायर, जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है स्क्वायर, वो है। आप देखें बीचों बीच एक स्क्वायर बना है, उसमें बीज मंत्र लिखा हुआ है। और इसमें 4 पंखुड़ियों का ये कमल अंदर बनाया हुआ है, क्योंकि उसके साइड भी 4 होते हैं स्क्वायर के, तो 4 बने हुए हैं। और ये रिप्रेजेंट करता है रूट चक्र को। यहाँ पर अगर सेंस की बात करें कि इससे कौन सा सेंस जुड़ा हुआ है, तो स्मेलिंग का सेंस, हमारे सूंघने की क्षमता, हमारे घ्राण शक्ति, यानी कि हम खुशबू, बदबू, इन सब चीजों में अंतर कर पाते हैं। तो ये हमारे इस चक्र की वजह से, जिसका ये चक्र बैलेंस होगा, एनर्जी ठीक ठाक होगी, तो वो स्मेल का सेंस उसका अच्छा होगा। तो अभी अगर मान लीजिए किसी का स्मेल का सेंस ठीक नहीं है, तो आप उसके रूट चक्र पे काम करके इसको ठीक कर सकते हैं। ये आप इससे समझ सकते हैं। इसका जो प्लैनेट है वो प्लैनेट है मार्स। तो किसी की मंगल की दशा अगर अच्छी नहीं चल रही है, तो बायो एनर्जी डिफेंस से प्लानिटरी प्रोटेक्शन देने के साथ साथ आप उसको रूट का भी पिंक ऐप से चला सकते हैं, ताकि उसको मंगल के हानिकारक प्रभाव ना हो। अब जेम स्टोन की बात आ जाती है, तो जेम भी लिखा है, रेड जस्पर पहना जा सकता है। यहाँ पर मील्स में, खाने में कौन सा खाना, कौन सा भोजन हमारे रूट चक्र को बढ़ा सकता है, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ग्राफिक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये ग्राफिक आपको, सातों ग्राफिक व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, जिससे आप सब चीजों को रिलेट कर पाएंगे। अब मैं इसमें जैसे ऑरेंज का दिखा दूं, ये रहा सैक्रल चक्र का, रूट से एक ऊपर वाला स्वादिष्ठान, कलर ऑरेंज, पोजीशन लोअर एब्डोमेन। तो लोअर एब्डोमेन की अगर एनर्जी बिगड़ती है तो ये चक्र बिगड़ता है, या ये चक्र बिगड़ता है तो लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आती है। इसका जो बीज मंत्र है वम है, वाक के ऊपर बिंदी, वम इसका बीज मंत्र है। सिंबल क्या है? अप टर्न्ड क्रेसेंट। तो ये सिंबल्स आप देख लीजिए इसमें। और यहाँ पर मील में क्या आएगा? लिक्विड मील्स। सेंस क्या आएगा? इसका सेंस है टेस्ट। जो स्वाद की इंद्रिय है वो रिलेटेड है इस चक्र से। तो आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में बहुत से लोगों का स्मेल और टेस्ट गया, तो उनका स्मेल और टेस्ट किससे वापस आ सकता है? इन 2 चक्रों से आ सकता है। इन 2 चक्रों पर काम करें पिंक ऐप से, रूट और सैक्रल। अगर इस पे काम करेंगे तो ये हमारे टेस्ट और स्मेल की सेंस बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, एलिमेंट सबके होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो एलिमेंट है वाटर है। आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ सोलर प्लेक्स। सोलर प्लेक्स देख लीजिए। सोलर प्लेक्स मणिपुर चक्र कहलाता है हिंदी में, कलर होता है येलो, पोजीशन अबव नेवल। और इसका जो बीज मंत्र है, बीज मंत्र रम है। रम जो बीज मंत्र होता है ये अग्नि का बीज मंत्र होता है, इसलिए इसका देखिए एलिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे फायर। तो आपने देखा होगा कि कभी जब यज्ञ किए जाते हैं और यज्ञ की हवन कुंड को तैयार किया जाता है, तो हवन कुंड में बीचों बीच लकड़ियां रखने से पहले वहां पर अग्नि का बीज मंत्र लिखा जाता है, रम। तो ये है, और इसका जो सिंबल है वो ट्रायंगल है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही, ये बीज मंत्र फायर। अगर ये फायर का बीज मंत्र यानी कि रम, यानी कि हमारा सैक्रल चक्र गड़बड़ होता है, तो डाइजेस्टिव इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जठराग्नि को भी यही प्रभावित करता है। अगर हमारी जठराग्नि तीव्र है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा कि आयुर्वेद में इनडाइजेस्टिव इश्यूज जो होते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू होते हैं, उनको कहा जाता है मंदाग्नि रोग, यानी अग्नि मंद पड़ गई है, मंद अग्नि, मंदाग्नि। तो मंदाग्नि मतलब अग्नि की तीव्रता कम हो गई है। तो डाइजेस्टिव इश्यूज अगर किसी को है, उनको भी हम एड्रेस कर सकते हैं सैक्रल चक्र की एनर्जी को बैलेंस करके। अब यहाँ पर ये किन किन चीजों को इन्फ्लुएंस करता है? पावर को इन्फ्लुएंस करता है, जॉय को करता है, मोटिवेशन को करता है, लीडरशिप क्वालिटी है वो भी इसी चक्र पर डिपेंड करती है। आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, अपने अंदर मेंटल क्लियरिटी लाना चाहते हैं, तो सोलर प्लेक्स चक्र पे आप काम कर सकते हैं। मेल फंक्शन होने से कंट्रोल इश्यू, डाइजेशन मेल फंक्शन, फटीग, एंजाइटी, एक्शन इम्बैलेंस,
हाइपर सेंसिटिविटी, ये सब चीजें आ जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो बॉडी के पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं वो कौन से होते हैं? पैंक्रियाज अफेक्टेड होता है, स्टमक होता है, लीवर, गाल ब्लैडर। तो अगर आप ध्यान करें तो ये जितने भी ऑर्गन हैं ये उसी के आसपास के ऑर्गन है जहाँ पर ये चक्र स्थित होता है। तो इस तरह से आप अगर कोरिलेट करेंगे तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है समझने को। अब इसके बाद हार्ट चक्र को देख लीजिए आप। यहाँ पर हार्ट चक्र का कलर बताया है ग्रीन, और सेंटर ऑफ चेस्ट इसकी पोजीशन है। इसका बीज मंत्र है यम, या के ऊपर बिंदी लगेगी यम, और इसका एलिमेंट है एयर। यहाँ पर इसका जो सेंस है वो सेंस है टच। तो टच का सेंस आता है इससे। तो किसी को अगर मान लीजिए ऐसे है कि टच का सेंस कम हो गया है, या टच का सेंस सही करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस पे क्या कर सकते हैं। प्लैनेट इसका मून है, स्टोन इसका जेड है, मील्स के लिए वेजिटेबल्स आएंगे, चक्र का कलर ग्रीन है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे तो ये चक्र इंप्रूव होगा, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। इनके इन्फ्लुएंसेस में आता है कंपैशन, लव, ओपन हार्टेड क्वालिटीज, लव, ट्रस्ट, हीलिंग, कंपैशन, कनेक्शन एंड सरेंडर। लव, ट्रस्ट एंड हीलिंग। एक हीलर का हार्ट चक्र बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हार्ट चक्र सही नहीं है तो हीलिंग नहीं हो पाएगी। सब कुछ सही है और हार्ट चक्र सही नहीं है तो हीलिंग नहीं हो पाएगी। मैं बार बार एक बात को कहता हूं कि जो फील कर सकता है वो हील कर सकता है। अगर आप किसी का दुख दर्द महसूस ही नहीं कर सकते तो आपसे हीलिंग नहीं हो पाएगी। तो हार्ट चक्र का बहुत ध्यान देना है। इनफैक्ट एक हीलर के तो सातों चक्र बैलेंस होना जरूरी है, लेकिन अमंग ऑल द 7 हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हीलर के लिए। बॉडी, थाइमस, हार्ट, लिवर, लंग्स, ब्लड सर्कुलेशन, ये इस पर डिपेंड करता है। तो वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया था। मेल फंक्शन होने से क्या होगा? लैक ऑफ सेल्फ लव क्रिएट हो जाएगा, ट्रस्ट, फियर, डिप्रेशन, लोनलीनेस, इस तरह की चीजें होंगी। और इसके बाद हम एक थ्रोट चक्र को ले लेते हैं कि थ्रोट चक्र में क्या क्या प्रॉपर है। थ्रोट चक्र में आप देखेंगे कलर है ब्लू, पोजीशन है थ्रोट, सीड, साउंड है हम, हा के ऊपर एक डॉट लगता है उससे। और यहाँ पर देखिए सेंस क्या है इसका? हियरिंग। किसी को हियरिंग इशू है तो चक्र थेरेपी में आप उसको थ्रोट चक्र का भी ट्रीटमेंट देंगे। किसी का हियरिंग इंप्रूव करना है तो कंसर्न चक्र कौन सा है? थ्रोट। प्लैनेट है मरकरी, ग्रीन, इसका सॉरी जेम जो है, जेम है टर्कोइज, और मील्स में आएगा फ्रूट्स। तो इसमें अगर मील से इंप्रूव करना है तो आपको फ्रूट्स खाने हैं। जेम स्टोन से करना है तो टर्कोइज से कर सकते हैं। किसी प्लैनेट से इंप्रूव करना चाहे तो मरकरी से कर सकते हैं। और सेंस हियरिंग है इसका। यहाँ पर स्पेस एलिमेंट है इसका। और इसमें इन्फ्लुएंस किसको करता है? ये कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, साउंड, इंट्यूशन, सिंथेसिस, सेल्फ एक्सप्रेशन, तमाम चीजें, ट्रुथ, पर्पस, एक्सप्रेशन, ये सब है इस पर। तो यहाँ पर ये जब मेल फंक्शन करता है तो मिसगाइडेंस, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, लैक ऑफ पर्पस, फियर ऑफ स्पीकिंग, ये सब आ जाता है। तो कोई अगर 4 लोगों के बीच में बोल नहीं पाता है तो उसको काम करना पड़ेगा थ्रोट चक्र पर। एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको थ्रोट चक्र पे काम करना पड़ेगा। अगर गॉड गिफ्टेड है तो आप बॉर्न स्पीकर हैं। यहाँ पर बॉडी में फिजिकल लेवल पे किन की चीजों पे आएगा? थायराइड ग्लैंड है, थ्रोट है, अपर लंग्स है, आर्म्स है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये चीजें हैं जिसका प्रभाव पड़ेगा विशुद्धि चक्र और थ्रोट चक्र से। अब थर्ड आई की बात कर लेते हैं। थर्ड आई चक्र का कलर है इंडिगो, पोजीशन बिटवीन आईब्रोज, सीड, साउंड है ओम। और यहाँ पर सिक्स्थ सेंस की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस यानी कि अगर आपका थर्ड आई चक्र बहुत अच्छा काम करता है तो आपको इंट्यूशंस होंगे और वो सही निकलेंगे। प्लैनेट इसका सैटर्न है, शनि है, जेम लेपिस लेजुली, और इसका मील है टी एंड स्पाइसेस। इस पर अगर बॉडी की बात करें, बॉडी के लेवल पे क्या होगा इसका इफेक्ट? किन किन पर होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे होगा, स्पाइन पर होगा, लोअर ब्रेन, लेफ्ट आई, नोज,
एंड द ईयर्स। तो अगर किसी की हेयरिंग पे काम करना है, ईयर्स पे काम करना है, तो थ्रोट चक्र के साथ साथ इसको भी इंक्लूड कर लीजिए। अगर ये मेल फंक्शन करता है यहाँ पर, तो एनर्जी का अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो क्या होगा? हेडेक होगा, इंसोम्निया होगा, नाइटमेयर्स होंगे, मति भ्रम होगा जिसको हेलुसिनेशन कहते हैं, डिजीनेस, ये तमाम चीजें होंगी। और अगर ये सही रहता है तो आपको क्या, नोइंगनेस, इंट्यूशन, परसेप्शन, विजडम, इमेजिनेशन, तमाम चीजें, क्वालिटीज में विजन, इंट्यूशन, इन सब क्वालिटीज पर आपको इसके असर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं क्राउन चक्र की। क्राउन का कलर है वायलेट। पोजीशन टॉप ऑफ द हेड। टॉप ऑफ द हेड से भी 2 इंच ऊपर रखिए। सीड साउंड इज साइलेंस, यहाँ पर सीड साउंड कोई नहीं है। और यहाँ पर 1000 पेटल लोटस इसका सिंबल है। और 1000 को हिंदी में, संस्कृत में सहस्त्रार कहा जाता है। सहस्त्रार यानी 1000, इसलिए इसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं, अंग्रेजी में क्राउन चक्र कहते हैं। सेंस इसका कुछ भी नहीं, नो सेंस, नन आएगा। प्लैनेट जुपिटर है, जेम स्टोन एमेथिस्ट। और इसका जो मील है प्योर एयर। सुबह सुबह अच्छी फ्रेश एयर लीजिए, क्राउन चक्र के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड लोगों को आप देखेंगे सुबह उठते हैं जब एयर कंपैरेटिवली बहुत अच्छी प्योर होती है, और अच्छे ग्रीन एनवायरनमेंट में बैठकर वो मेडिटेशन करते हैं, दैट हेल्प टू बैलेंस देयर क्राउन चक्र। यहाँ पर ये इन्फ्लुएंस करता है कॉन्शियसनेस को, इंटेलिजेंस को। क्वालिटीज होंगी यूनिटी, विजडम, अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, मिरेकल्स, ब्लिस, ये सब इस पर डिपेंड करेगा। और मेल फंक्शनिंग होने पर कंफ्यूजन होंगे, अपैथी, मेंटल इलनेस। जितने भी मानसिक रोगी मिलेंगे आपको क्राउन बिगड़ा हुआ मिलेगा उनका। बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी में अपर ब्रेन, राइट आई, थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र का संबंध लेफ्ट आई से, और राइट आई का संबंध आपके क्राउन चक्र से है। और पिनियन ग्लैंड का संबंध दोनों ही चक्रों से है, क्राउन और थर्ड आई से। तो आपने अभी तक ये देखा कि 7 चक्रों के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली कि उनके बैलेंस होने से क्या होता है, अनबैलेंस होने से क्या होता है, और उनको कौन कौन से भोजन प्रभावित कर सकते हैं, सेंसस कौन से जुड़े हुए हैं उनके साथ। अब हम बात करते हैं कि इनकी एनालिसिस कैसे करेंगे। तो यहाँ तक हमने जो चर्चा कर ली है, इस पर अगर आपका कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, अन्यथा फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो बताएं नहीं सर, आप आप लोग। ये तो सर हमें खुद थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा अच्छा इसके बारे अच्छा। में, और जितना ज़्यादा तो मुझे पढ़ेंगे बस इतना उतना बता दें कि जो मैंने आपको जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत की, ये आपको आसान लगी समझने में? ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं लगा कि यार ये हमारे बहुत ऊपर से निकल जाएगा, हम इसको समझ नहीं पाएंगे? नहीं सर, ये शॉर्ट में था और प्रिसाइज था। हाँ, तो चलिए अब हम एनालिसिस की तरफ चलते हैं कि हम हीली से चक्रों की एनालिसिस कैसे करेंगे। तो जी। मैं हीली से आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर करते हैं आपके लिए और दिखाते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। हम यहाँ पर आते हैं, लॉन्च करते हैं ऐप को, और यहाँ पर ये देखिए ऑरा एनालिसिस हमारे सामने ऑप्शन है। ये 3 बटन होते हैं नीचे, होम का, एनालिसिस का और सेटिंग का। ये सेटिंग का बटन है। एनालिसिस बटन को क्लिक किया तो मेरे सामने ऑरा एनालिसिस है। ऑरा एनालिसिस के अगर आइकन को आप ध्यान से देख लें तो कुछ जानकारी यहाँ से भी मिलती है। आप इसको ध्यान से देखिए, नीले कलर के सॉलिड जो बना हुआ है वो फिजिकल बॉडी है। नीले रंग की सॉलिड पिक्चर जो है, उसके ऊपर 2 पतली पतली लाइनें बनाई हुई हैं। वो 2 पतली लाइनें 2 लेयर्स हैं। वैसे तो हमारा जो शरीर है ये 5 लेयर का माना गया है, 5 कोशों का माना गया है। 5 लेयर्स। 5 लेयर कौन से होते हैं अगर मैं बात करूं तो? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। लेकिन हीली के एनालिसिस में सिर्फ 3 को लिया जाता है, क्योंकि बाकी 2 स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो जाते हैं, आध्यात्मिकता से रिलेटेड हो जाते हैं, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हम स्वास्थ्य की दृष्टि से 3 की बात करते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, यानी कि फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी एंड मेंटल इमोशनल बॉडी।
इन 3 की एनालिसिस होगी यहाँ पे, और इन तीनों को हम समझेंगे कैसे वो भी हम देखते हैं आगे। यहाँ पर मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ, एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस के लिए मैं अपना ही प्रोफाइल निकाल लेता हूँ, दूसरे की क्या एनालिसिस करना। लोग कहेंगे कि हमसे पूछा नहीं, तो मैं अपने अपना खुद का कर लेता हूँ। तो यहाँ सर जो पर आदमी का, जिस आदमी का फोटो दिया था उसका कर सकते हैं। जिस आदमी का फोटो दिया था, नाम बताइए उनका, क्या नाम बताया था? राजू? मिस्टर राजू लिखा था। जी जी जी, तो राजू जी का एनालिसिस कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये जिम्मेदारी आपकी होगी राजू जी, अगर कुछ बोलेंगे तो उनसे अनुमति नहीं नहीं ली नहीं, गई ये है। तो वो है ही नहीं यहाँ पे, तो कहाँ से बोलेंगे। नहीं नहीं सर, ये वीडियो शेयर करेंगे, जैसे अगर किसी को देंगे तो कोई बात नहीं, हम उनकी एनालिसिस करते हैं। अ, जब कभी किसी व्यक्ति के एनालिसिस करेंगे तो उस व्यक्ति को आपको सूचित करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो एनालिसिस आपके कुछ और भी हो सकती है। मतलब उस मोमेंट पर उसका कोई चक्र ऊपर हो गया मोमेंटरली, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, और बाकी फिर उसका चक्र वैसा नहीं है, वो आपको गलत फहमी में डाल सकता है। जैसे अचानक किसी को कोई आकर डरा दे, चौंका दे, और उसी समय आप उसका एनालिसिस कर दीजिए, तो उसका रूट चक्र डाउन चला जाएगा। वैसे वो बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी, आप बोलेंगे एनालिसिस गलत हो गई। इसलिए कभी भी चक्र को एनालिसिस करते हैं ना, तो आपको उस व्यक्ति को बताना है, उसको बोलना है कि आप सारे मन के विचार निकाल दीजिए, थोड़े देर के लिए शांत बैठिए, आपका मुझे एनालिसिस करना है, दिस इज द राइट वे। नहीं तो क्या होगा, किसी चलते फिरते दौड़ते आदमी की फोटो खींचते रहेंगे, और वो हर बार एक फोटो दूसरे से अलग आती रहेगी। तो ये जो तरीका है ये गलत होता है, इसको मैं सही नहीं मानता। अगर आपको वाकई एनालिसिस करनी है तो उनको शांत बैठाइए, अपने ही घर में शांत बैठे, आपके पास आके बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको शांत बैठना होगा एनालिसिस के दौरान। तो यहाँ पर मैं इनका एनालिसिस कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन इसके बाद मैं अपना करके बताऊंगा आपको। तो एनालिसिस करने के लिए आपके पास प्रोफाइल बना हुआ है, आपने वाइब्रेशन रिकॉर्ड की हुई है, आपको जस्ट हिट करना है रिकॉर्ड ऑरा बटन। रिकॉर्ड ऑरा बटन करते ही अ, अगर हीली कनेक्टेड नहीं है तो पहले तो हीली कनेक्ट होगा, और जैसे हीली कनेक्ट होगा, इसका क्वांटम सेंसर सीधे उसके बायो एनर्जी फील्ड को कांटेक्ट करेगा, उसके इंफॉर्मेशन फील्ड से इसको जो दिखेगा वो लाकर रख देगा। एक आदमी के चक्रों का ऊपर नीचे लेवल होना ठीक वैसा है जैसे कि किसी म्यूजिक सिस्टम में 7 बैंड का ग्राफिक इक्वलाइजर ऊपर नीचे होता है बजते हुए म्यूजिक के साथ में। तो जैसे मेरे सोच विचार चलते रहते हैं, उसके हिसाब से ये चक्र की एनर्जी भी ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको थॉटलेस होके, शांत होके बैठना है, ताकि आपके चक्र की लेवल सही आ सके। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये चक्रों की एनर्जी दिख रही है। तो इनके चक्रों की एनर्जी हाई है। ऊपर ऊपर के चक्रों में आप देखेंगे क्राउन है, थर्ड आई है, थ्रोट है, हाई है। और यहाँ पर 3 चक्रों को ये चुन लेता है। अगर इनकी बात करें, सिस्टम की बात करें, तो हीली का सिस्टम ऐसा है कि आउट ऑफ 7 ये ऑटोमेटिकली 3 को चुन लेता है, जिसको वो और बेहतर बना सकता है। तो यहाँ पर उसने चुना है रूट को, सैक्रल को और हार्ट को। तो इनको चुन लिया है, और इसको चुन के फिर अगर एनालिसिस करेंगे तो ये आगे बताएगा कि इसमें क्या क्या उसको दिखता है। यहाँ पर स्टार्ट एनालिसिस जब आप करेंगे आगे, तो स्टार्ट एनालिसिस में स्टार्ट करते समय एनालिसिस में सबसे ऊपर फोकस क्या है? माय ऑरा इज स्ट्रांग एंड स्टेबल। यानी कि जिस व्यक्ति का मैं एनालिसिस कर रहा हूं, उसको अपने अंदर यह विचार लाना है कि मेरा ऑरा स्ट्रांग है और स्टेबल है। ये उसका फोकस रहेगा। तो स्टेबिलिटी उसके अंदर थोड़ी आ जाएगी, जो ऑरा ऊपर नीचे होता है वो नहीं होगा। लेकिन अभी हम जरा तरीके से हट के काम कर रहे हैं, हमने उन्हें बताया नहीं है, लेकिन जो भी क्वांटम सेंसर को दिखेगा वो लाकर बताएगा। यहाँ पर इंक्लूड हाई रिलीवेंसेस, नेगेटिव रिलीवेंसेस, इसको अगर ऑन कर देंगे तो वो इश्यूज भी आ जाएंगे लेयर्स में जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए, यानी फ्यूचरिस्टिक।
और ये फ्यूचरिस्टिक जो होंगे वो माइनस से दिखेंगे, वहां पे परसेंटेज के आगे माइनस लगा होगा। और अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो माइनस वाले उसमें एनालिसिस में नहीं आएंगे। तो हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो रहा है इस समय क्वांटम सेंसर उनके बायो एनर्जी फील्ड को स्कैन कर रहा है और चक्रों के लेवल्स देख रहा है, और ये एनालिसिस करके इसने यहाँ हमें सामने रख दिया है। अब यहाँ पर एक जेनरिक लैंग्वेज में प्रेजेंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट यहाँ पर दिखाई गई है। प्रेजेंट स्टेट में क्या लिख रहा है? द पर्सन ट्राइज टू लिव देयर सेक्सुअलिटी बाय एक्सपीरियंसिंग वननेस एंड दस कैन नो लॉन्गर परसीव देमसेल्फ। तो ये जो लिखा हुआ है ये जर्मन सॉफ्टवेयर है, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है। इसको आपको अपने कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा कि इससे वो कहना क्या चाहते हैं। बहरहाल हम आपको ये बताएंगे कि ऊपर जो लिखा है 93%, उसका क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है, LM का क्या मतलब है, और XX ट्रिपल आई जो लिखा उसका क्या मतलब है। ऐसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको फिर परसेंटेज में LM की जगह दिख रहा है C, उसके आगे लिखा 23। इसको भी देखेंगे क्या मतलब है। यहाँ पर पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जो परसेंटेज लिखे हुए हैं, इन परसेंटेज का अर्थ है रिलीवेंस। रिलीवेंस हमने नेगेटिव को भी टिक कर दिया तो आगे कहीं आपको नेगेटिव भी मिलेगा। जैसे ये देखिए -84 लिखा हुआ है, तो -84%। तो ये चीजें क्या है? परसेंटेज है रिलीवेंस। रिलीवेंस का मतलब ये है कि ये जो एनालिसिस है ये कितनी रिलीवेंट है, कितने परसेंट रिलीवेंट है। अगर हाई परसेंटेज है मींस ज्यादा रिलीवेंट है, माइनस में अगर हाई है तो इसमें क्या है कि ये आपके लिए रिलीवेंट तो है लेकिन अभी इसका मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है। ये एग्जिस्ट करती है लेकिन तीनों लेयर में कहीं भी ये मैनिफेस्ट नहीं हुई है, फ्यूचरिस्टिक है, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। तो ये डीप एनालिसिस के लिए होता है कि अगर आप इसको आने वाले समय में क्या क्या झेलना पड़ सकता है, क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं, उसको निकालना चाहें तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पहले की बात कि भाई पहला जो परसेंटेज दिख रहा है वो हो गया रिलेवेंस। अब बीच में दूसरा नंबर लिखा हुआ कहीं 8 आ रहा है, यहाँ देखिए 7 आ रहा है, ऊपर अगर देखेंगे 3 आ रहा है। तो ये क्या है? ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी मीन्स रिलेवेंस तो इतनी है लेकिन इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसका असर कितना पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या होगा। तो इम्पैक्ट का जो स्केल है वो है 1 से 10, 1 से लेके 10 तक। तो लोवेस्ट नंबर इसमें 1 दिखेगा, हाईएस्ट नंबर आपको 10 दिखेगा। 10 मतलब 100%, 3 मतलब 30%, 7 मतलब 70%। तो ये आप इस कंपोनेंट की कि ये जो बता रहा है इसका असर कितना पड़ेगा वो आता है बीच वाले से। तो ये समझ गए आप। अब इसके बाद तीसरा, जहां पर या तो C लिखा मिलेगा या D लिखा मिलेगा या LM लिखा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर D है, यहाँ पर C है और सबसे ऊपर LM है। यही 3 आएंगे, D, C और LM। तो D क्या रिप्रेजेंट करता है? D रिप्रेजेंट करता है फिजिकल बॉडी, C रिप्रेजेंट करता है मेंटल इमोशनल बॉडी और LM रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल बॉडी। ये 3 बॉडी में 3 लेयर में एनालिसिस है। जहां पर D की बात हो रही है यानी कि वो चक्र का इम्बैलेंस चक्र का जो है वो प्रभावित कर रहा है फिजिकल लेयर पे। अगर ये देखिए जैसा ये वाला कंपोनेंट है रूट चक्र, तो रूट चक्र की एनर्जी का जो असंतुलन है वो कहाँ पर इम्पैक्ट दे रहा है? वो दे रहा है मेंटल इमोशनल बॉडी पर, C पर। और इंटेंसिटी कितनी है? 30%, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं है। 50 के ऊपर हो तो महसूस होने लग जाएगी। जैसे ये फिजिकल बॉडी पर है D, इसमें इंटेंसिटी अच्छी खासी है 80% और इसका है सैक्रल चक्र। तो ये चीजें समझ सकते हैं आप कि चक्रों में असंतुलन होगा तो उसका असर 3 लेयर पे होगा, फिजिकल बॉडी,
मेंटल इमोशनल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। अब उसके आगे जो नंबर लिखा है वो नंबर क्या बताता है, उसके लिए एक चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। वो चार्ट देख लीजिए, उस चार्ट को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उस चार्ट से आप बिल्कुल इसको स्पष्ट समझ पाएंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पर, आपके सामने चार्ट निकाल लेते हैं। और चार्ट कहाँ है, चार्ट रहा ये देखिए। इस चार्ट को आप अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ पोटेंसीज। आप देखिए, थोड़ा जूम कर दिया मैंने ताकि आप साफ देख सकें। डी यानी फिजिकल बॉडी, सी मेंटल इमोशनल, और एल स्पिरिचुअल बॉडी, यानी 3 लेयर की बात हो गई है। तो 3 लेयर में एनालिसिस हो रही है, हमारी फिजिकल लेयर पे, मेंटल इमोशनल पर और स्पिरिचुअल लेयर पर। अब इसके बाद जो नंबर लिखे हुए हैं वो नंबर लिखे हैं 1 से लेके 60 तक, 100 200 400, 1000 2000, देन 10,000 50,000 1 लाख, और फिर ये 1E6 1E12 1E24 1E36। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। अगर 1E6 है इसका मतलब है 1 के बाद 6 जीरो। अगर 1E12 लिखा है उसका मतलब 1 के बाद 12 जीरो। तो जगह बचाने के लिए ये वाला नॉमेनक्लेचर पकड़ लिया गया कि इस तरह से इसको बता दिया जाए। एलएम के साथ ये नंबर जो लिखे गए हैं 1 2 3 न लिख के रोमन में लिख दिए गए हैं। बात वही है, जैसे यहाँ C100 है तो LMC लिखा है, और रोमन में C का मतलब होता है 100, CC का मतलब 100 + 100 200। तो ये चीजें आपके सामने हैं कि पहले 2 में D और C में लिखा हुआ है डेसिमल में, 1 2 3 4 में, और यही चीज LM में जब आई तो इसको लिख दिया गया रोमन में। तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन मत रखिए। ये एक तरीका है सॉफ्टवेयर डिजाइनर का, जिन्होंने जर्मनी वालों ने जो डिजाइन किया है और उसमें जो उन्होंने फिगर डाले हैं वो आपको यही समझ में आ जाएंगे। और चाहते तो वो एलएम के बाद भी 1 2 3 4 लिख सकते थे, न जाने क्यों नहीं लिखा। लेकिन बात वही है कि उसके बाद भी जो लिखा वो गिनती ही है रोमन में। तो अब इसको हम समझेंगे कैसे? तो समझने के लिए हम स्क्रीन को स्विच करते हैं और पहले कंपोनेंट पे आ जाते हैं। 90% इसका रिलेवेंस है, 30% इंटेंसिटी है, 30% इसका असर पड़ेगा। और कहाँ असर पड़ेगा? एलएम स्पिरिचुअल बॉडी पर और XXIII। तो आप XXIII देखिए एलएम वाले कॉमन में कहाँ, कॉलम में कहाँ पर है? तो ये XXIII यहीं पर आ रहा है पहले वाले बॉक्स के अंदर। और पहले वाले बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो ये किसकी वजह से हो रहा है? रॉन्ग एक्टिंग। रॉन्ग एक्टिंग यानी कि जो हम डे टू डे लाइफ में एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो हमारे कर्मास हैं, उनसे ये एनर्जी जनरेट हो रही है और हमारे स्पिरिचुअल लेयर पर असर डाल रही है। अब अगर हम अगले चक्र की बात कर ले, इसके बाद जो हमारा ये है मेंटल इमोशनल, तो अगेन ये 23 है। आप देखोगे 23 कहाँ आ रहा है? 23 वहीं आ रहा है, पहले पहले उसमें आ रहा है कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में रॉन्ग एक्टिंग लिखा हुआ है। तो हमारे जो एक्ट हैं उससे हमारा ये लेयर खराब हो रहा है, मेंटल इमोशनल लेयर खराब हो रहा है, C23। और इम्पैक्ट आप उसका देखेंगे तो इम्पैक्ट आपको दिखा रहा है 30%। अब अगर यहाँ पर आ जाए 78% 8, जहां पर इम्पैक्ट ज्यादा है, और 1E6 लिखा है D, तो आप यहाँ पर देखिए डी में 1E6 कहाँ लिखा है? ये, और ये आ रहा है कार्मिक। तो कार्मिक यानी कि हमारे जो पास्ट लाइफ कर्मा है उनका भी असर इस लाइफ में हमारे फिजिकल लेयर पर आ रहा है, और अच्छा खासा आ रहा है। वो परेशानियां आ रही हैं पास्ट लाइफ से, तो यहाँ से ये मिलता है। इसी तरह से अगर E12 E13, तो आप देख सकते हैं पेरेंटल ग्रैंड पेरेंटल एंसेस्टर, यानी कि आप इसको पितृदोष की श्रेणी में भी डाल सकते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी में पितृदोष कहा जाता है वो आपको मिल जाएगा E12 E24 E36 पर। तो यहाँ से आप इस चार्ट से कोरिलेट कर पाएंगे। ये चार्ट अगर आपके पास है तो आप एनालिसिस को समझ सकते हैं कि ये बताना क्या चाह रहा है। अब जैसे ये देखिए
स्पिरिचुअल को छोड़ दीजिए, अभी मैं जैसे यहाँ पे देखूं, सर ये कार्मिक पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करिएगा, कार्मिक वाला पॉइंट। जी जी, कार्मिक वाला पॉइंट क्या होता है, उसको उस पॉइंट को थोड़ा क्लियर करिए। कार्मिक कार्मिक हाँ, ये जैसे आपके कार्मिक, कार्मिक यानी कि माय पास्ट लाइफ कर्मास, राइट। हमारे जो ये मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन एक जन्म की यात्रा नहीं है, जन्म जन्म की यात्रा है। करेक्ट। एनर्जी बॉडी हमारी जो है, वो एनर्जी बॉडी आज इस शरीर में है, कल को किसी और शरीर में होगी, और इसके पहले किसी और शरीर में थी। और जब एनर्जी बॉडी शरीर धारण करती है तो शरीर से कर्म होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। और ये हमारे एनर्जी के साथ जो इंफॉर्मेशन फील्ड है, ये वहां पर सारा का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होते जाता है, जिसको हम कैरी करते हैं आगे। तो जैसे बैंक की बैलेंस शीट होती है, कैरी फॉरवर्ड होता है, सब कुछ होता है, वैसे ही कर्मों का भी लेखा जोखा चलता रहता है। बराबर। तो यहाँ पर आज हम जो कर रहे हैं वो हमारे इस जन्म को तो प्रभावित करेगा, साथ साथ हमारे अगले जन्म को भी प्रभावित करेगा। और स्पिरिचुअलिटी में अगर इसका लेन देन समाप्त कर लिया जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं लोग, वो भी कहा जाता है। तो कार्मिक बैलेंस का जो पैरामीटर है स्पिरिचुअलिटी में बहुत मायने रखता है, जो लोग इसमें ट्रस्ट करते हैं। हम इसमें फिजिकल लेवल पे उन चीजों की बात कर सकते हैं कि जैसे किसी को बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम है, अभी उसने कर्म शुरू भी नहीं किया और प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कहाँ से आए? तो डेफिनेटली वो पिछले जन्म से ही कार्मिक अकाउंट है, उसके थ्रू आ रहे हैं। नहीं, पर्टिकुलरली जैसे अभी हम लोगों ने जो ऑरा स्कैनिंग करके जो हम लोग जहां तक पहुंचे थे, उसमें वो कार्मिक वाला पॉइंट जब आया तो आपने बताया कि ये कार्मिक है। अब वो कार्मिक जो है दैट इज ब्रॉट फॉरवर्ड और कैरिड ओवर। ये जैसे यहाँ पे आप देखें इस स्क्रीन में, जहाँ पे कार्मिक लिखा हुआ है, नीचे की लाइनों में देखें, राइट। सो इट इज ब्रॉट फॉरवर्ड माना जाएगा या विल बी ये कैरिड ओवर टू नेक्स्ट लेवल? नहीं 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 नहीं, ये जो है ये आप मानिए पिछले जन्म से आया हुआ है, क्योंकि इस जन्म में जो हम कर रहे हैं हाँ, और उसमें अगर कुछ सही नहीं है तो वो तो सबसे पहले वाले में आ जाएगा, रॉन्ग एक्टिंग में। राइट राइट, बरोबर है। तो ये कार्मिक जो है ये ब्रॉट फॉरवर्ड है, ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम बिफोर। हाँ, ये लास्ट पिछला पन्ने से है। लास्ट पन्ने से आया हुआ है। हाँ, पिछला आया है। राइट। और इसमें क्या होता है कि हमारी जो थॉट होती है, हमारी थॉट भी एनर्जी है। कर्म हम अपने हाथ पैरों से भी कर लेते हैं, कर्म हम अपने मन से भी कर लेते हैं कि हमने उसको किया नहीं लेकिन उस बारे में सोचा, तो हमारा रॉन्ग थिंकिंग भी आ जाता है। उसके लिए देखिए आप डी और सी एल एम में 100, 200, 400 ये 3 पोटेंसी दी है। ये 3 पोटेंसी रिलेटेड है रॉन्ग थिंकिंग से। तो ये भी कोई भ्रम में ना रहे कि अगर मैं कुछ विचार करता हूँ, जैसे मैं किसी को अंदर अंदर गुस्सा तो कर रहा हूँ, अंदर अंदर किसी से नफरत कर रहा हूँ, लेकिन जब वो आता है तो उससे बड़े प्यार से मिल लेता हूँ, उस पर अपना गुस्सा, उस नफरत कुछ भी जाहिर नहीं करता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति का ऑरा एनालिसिस करेंगे तो सी पर उसका आ जाएगा 100, 200, 400, क्योंकि थिंकिंग सही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए वो इस गुस्से को जाहिर कर रहा है, किसी से मारपीट कर रहा है, तो रॉन्ग एक्टिंग पर चला जाएगा उसके। तो ये इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है इस चार्ट को। तो आप जैसे जैसे इसको कनेक्ट करना सीखेंगे तो चीजों को, डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। तो दिस इज वेरी गुड चार्ट। मैं ये चार्ट आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में। आज बहुत सारी चीजें हैं, आज की जो बहुत सारी चीजें हैं वो अगर आप व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। वी विल हैव द प्रिंट आउट ऑफ ऑल एंड वी विल मेक ए फाइल टू इट, सो दैट हम लोग उसको उस फाइल को कोरिलेट करके फ्यूचर का मतलब हम लोग उसमें ऑरा स्कैनिंग किसी का भी करना हो तो कर सके हम लोग। जी हाँ, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। राइट। और ऑरा स्कैनिंग में मैं आपको फिर वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऑरा स्कैनिंग करने से पहले उस पर्सन को आप स्टेबल कर दीजिए, मेंटली फिजिकली बोथ, कि आप फिजिकली भी मत हिलिए डुलिए और मानसिक रूप से भी स्थिर हो जाइए, मन से भी कहीं मत घूमिए। एक थॉट पर अपने आप को थोड़ी देर के लिए ला लीजिए, ठीक वैसे जैसे आप मंदिर में जाकर ध्यान करते हैं या कोई मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी, जैसे आप क्रिश्चियन है, आप चर्च में जैसे जाके प्रेयर करते हैं वैसे कर लीजिए। तो इसमें
कोई मैटर नहीं करता कि हम हर किसी को कहें कि आप ओम का ही करिए, आपको जिसमें विश्वास है। आप बुद्धिस्ट हैं, आप अपने तरीके से करिए, आप मुस्लिम हैं, आप अपने तरीके से कर लीजिए, आप क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, आप अपने अपने तरीके से कर लीजिए, लेकिन मन को स्थिर कर लीजिए। हर एक रिलीजन में मन को स्थिर करने के तरीके हैं, स्थिर कर लीजिए जिस पर आपका विश्वास है, और फिर आपका ऑरा एनालिसिस होगा वो ठीक है। नहीं तो ये ऑरा एनालिसिस गलत हो जाएगा। एक थॉट ऑरा को ऊपर नीचे कर देता है, एक पावरफुल थॉट एक चक्र को प्रभावित कर जाएगा। सर यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा जी क्वेश्चन ये है कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जिस आदमी ने फोटो भेजा, जो भी आदमी अपने को फोटो भेजेगा उसको हमें ये कहना है कि आप अपने मन को स्थिर करके भेजिए, राइट? ना, फिर तो ना फोटो से ऑरा एनालिसिस नहीं हो रही है, ऑरा एनालिसिस रियल टाइम में हो रही है, उस पर्सन की एनर्जी बॉडी की हो रही है, उसके एनर्जी बॉडी का हो रहा है और रियल टाइम में हो रहा है। ओके, ओहो, ये चलिए कहाँ गया, हाँ। हम्म, तो किसी भी पर्सन की फोटो की एनालिसिस नहीं होती हीली में। हीली में हम फोटो से प्रोफाइल बना लेते हैं, चाहे वो रेजोनेंस एनालिसिस हो चाहे ऑरा एनालिसिस हो, वो उसी वक्त रियल टाइम में होती है सर। लेकिन अपने अभी जो किए वो तो फोटो से ही किए सब कुछ। सर मैंने फोटो से प्रोफाइल बना लिया, फोटो हम्म, से वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर लिया, हाँ, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड ऑरा किया तो इस हीली के क्वांटम सेंसर ने मिस्टर राजू को रियल टाइम में जाके उसके एनर्जी फील्ड को कनेक्ट किया, और वहां से वो देखकर ठीक वैसे आया जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं और मैंने आपको फोन लगाया कि सर आपकी कार की स्पीड क्या है, आपने कहा 80 किलोमीटर पर आवर। दैट इज द रिप्लाई। तो लेकिन हाउ यू नो और हाउ ही नोस कि वो आदमी इस समय कहाँ है या क्या कर रहा है? इसका जवाब यह है कि हीली के क्वांटम सेंसर का कनेक्ट करने का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि दुनिया में एनर्जी के नेटवर्क में मैं आप दुनिया की हर एक चीज कण कण कनेक्टेड है, और क्वांटम लेवल पे डिस्टेंस इररिलेवेंट हो जाता है। आप जैसे ही उसको कनेक्ट करेंगे, एवरीथिंग इज जस्ट वन थॉट अवे। तो ओके, यहाँ पर जब आपने उसकी वाइब्रेशन कैप्चर कर ली, जब मैंने उस फोटो को ध्यान से देखा, हीली को हाथ में रखा और उसके वाइब्रेशन रिकॉर्ड किए, तो वो उसकी आइडेंटिटी है इस क्वांटम वर्ल्ड के अंदर। तो जैसे फिंगरप्रिंट से एक आदमी को आप लोकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैसे उसकी एनर्जी बॉडी के वाइब्रेशन से आप इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, वो कहीं भी हो, आप कनेक्ट कर सकते हैं। इवन उसने शरीर छोड़ दिया हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी एनर्जी बॉडी की पहचान है। इसलिए डेड पर्सन की भी एनालिसिस हो जाती है, क्योंकि हीली एनर्जी बॉडी से कनेक्ट करता है, ना कि फिजिकल बॉडी से। ओके, ठीक। तो क्या सर ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, तो क्या यही है कि हम किसी दूर से भी उसको उसका बायो एनर्जेटिक फील्ड में जाके उसका इंफॉर्मेशन फील्ड को हम मतलब रीड कर सकता है ये क्वांटम सेंसर? क्लाउड कंप्यूटिंग यही है देखिए, या फिर? देखिए क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर है। इनपुट्स जिस डिवाइस का क्वांटम सेंसर लेता है, ब्लूटूथ के जरिए वो सॉफ्टवेयर को दे देता है कि मुझे ये इनपुट्स मिले हैं। अब सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस करके आपको रिजल्ट डिस्प्ले करता है, राइट। लेकिन कनेक्ट करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का रोल नहीं है। कनेक्ट ये जो हो रहा है, ये आपकी कॉन्शियसनेस को यूज करके कनेक्ट हो रहा है। इस डिवाइस के अंदर, इस क्वांटम सेंसर के अंदर कैपेबिलिटी अगर है तो सिर्फ इतनी है कि ये आपकी चेतना से संपर्क करके इनपुट सिग्नल लेता है, ये आपको इस्तेमाल करता है। तो जैसे वो राजू जी की फोटो थी, उसको मैंने देखा, उसको फोटो को देखा तो मेरी चेतना उससे कनेक्ट हुई, मेरा फोकस उससे कनेक्ट हुआ।
उससे कनेक्ट हुआ तो मुझे मेरी कॉन्शियसनेस को यूज करते हुए हीली के क्वांटम सेंसर ने उसको कनेक्ट किया, राइट। अब कनेक्ट हो जाने के बाद, ये ब्रिजिंग हो जाने के बाद वहां से इंफॉर्मेशन लेकर उसने दे दिया। ये आपने अगर वन टाइम एक्टिविटी कर दी, इसके बाद दोबारा ये आपको तकलीफ नहीं देता क्योंकि इसको अपना टारगेट पता हो गया। लेकिन हीली अगर आपकी कॉन्शियसनेस को नहीं यूज करता तो ये बेहतरीन ऑटोमेटेड सिस्टम होता जिसमें पर्सन के इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं होती, हमारी कोई जरूरत नहीं होती। तो जब हम ब्लू ऐप चलाते हैं, जब हम हील एडवाइजर एनालाइज ऐप चलाते हैं, रेजोनेंस एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करते हैं, तो इस पूरे एनालिसिस सिस्टम के एक महत्वपूर्ण पार्ट हम खुद भी होते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना और ये हीलिंग के क्वांटम सेंसर की क्षमता, ये दोनों मिलकर कार्य करती है। अकेला क्वांटम सेंसर नहीं काम करता। इसीलिए पर्सन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका फोकस, आपका रोल रहेगा। तो अगर आपके थर्ड आई क्राउन बैलेंस्ड है, हार्ट चक्र बैलेंस है, आपके रिजल्ट एक्यूरेट होंगे, अच्छे होंगे, आपकी एनालिसिस अच्छी होगी। अगर हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है, क्राउन थर्ड आई बैलेंस नहीं है, तो आप हीली यूज करेंगे, उल्टे सीधे रिजल्ट आएंगे। इसलिए पिंक ऐप में चक्र बैलेंस के भी प्रोग्राम दिए हैं, अपने आप को डेवलप करने के प्रोग्राम दिए हैं। चक्र को यूज करिए, अपने चक्र बैलेंस खुद करिए और फिर आप इस फील्ड में आइए। तो यहाँ पर अगर आप गिफ्टेड पर्सन हैं, अगर ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके भगवत कृपा से अच्छे चक्र बैलेंस खुद मिली हुई है, जैसे कि मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि शायद ईश्वर की कृपा है कि मेरे चक्र ठीक ठाक है। मैंने कभी इन चक्रों पर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया, तो ईश्वर कृपा से प्राप्त है। तो मेरे एनालिसिस और मेरी ये सब चीजें थोड़ा बेहतरीन हो जाती, अच्छी हो जाती है, लोगों को जो हीलिंग देता हूँ असर करती है। लेकिन अगर मान लो किसी को नहीं है तो उसको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हीलिंग में उसका भी इंतजाम है। चक्र प्रोग्राम को यूज करके आप रोज अपने एक चक्र प्रोग्राम दीजिए। 7 प्रोग्राम है, 7 दिन में 7 चक्र कर लीजिए। 2 हफ्ते में आपके चक्रों का लेवल काफी अच्छा हो जाएगा और 2 हफ्तों बाद आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट भी कंसिस्टेंट है, आपकी एनालिसिस भी काफी एक्यूरेट रहेगी। तो यहाँ पर कोई प्रश्न हो तो आप और पूछ लीजिए मुझसे। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम फ्यूचर में किसी आदमी के साथ, कोई मान लीजिए कि कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी आदमी के साथ हम जुड़ रहे हैं, किसी कोई आदमी जो है अपना जीवन साथी तलाश कर रहा है, कोई आदमी मतलब कि मान लीजिए कि एक नए सिरे से फ्रेंडशिप कर रहा है, तो हर एक क्षेत्र में अगर इस तरीके से हम किसी का भी ऑरा या एनालिसिस करते हैं तो हमारे हिसाब से कभी कोई पार्टनरशिप नहीं टूटेगी। कभी कोई मतलब कि नया जीवन साथी जो आदमी ढूंढ रहा है, वो अगर इस तरीके से अगर पहले अगर एनालिसिस कर ले तो उसके जीवन साथी से अपनी मतलब अपने आप को जोड़ के वो मतलब कि पहले ही एक मतलब जिसको बोला जाए एक स्मार्ट पिक्चर बना सकता है कि जिसके हिसाब से वो सोच सकता है कि ये आदमी हमारे काम का है, ये आदमी हमारे लिए मतलब कि ये नहीं मैच करेगा। और ये क्या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ या मेरी सोच गलत है या मैं नहीं, मतलब ये कि नहीं बात समझ पा सही रहा हूँ? देखिए, ये बात बिल्कुल सही होती अगर हम किसी फैक्ट्री के बने प्रोडक्ट होते। तो हम फैक्ट्री के बने प्रोडक्ट नहीं है, हम सारे लोग एक से नहीं है। दूसरी बात, 70 ट्रिलियन की बॉडी है जिसके सेल्स बदलते जाते हैं। हमारी सोच बदल जाए तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाती है लोगों की। जैसे सबसे बिगेस्ट एग्जांपल, अगर सबसे बड़ा उदाहरण दूं मैं आपको, तो महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण है कि जिन्होंने अपना जीवन, काफी लंबा जीवन एक डाकू के रूप में जिया, जो डकैती भी करते थे, हत्याएं भी करते थे और परिवार का उससे उनका पालन पोषण चलता था, वही उनका कार्य था। लेकिन जब उनके अंदर परिवर्तन हुआ तो वो महर्षि वाल्मीकि हो गए, रामायण के रचयिता हो गए। तो किसी भी व्यक्ति का हम पूरे जीवन में वो क्या करने वाला है उसका एक किसी मोमेंट पर एनालिसिस करके हम नहीं कर सकते। नहीं सर, बहुत आप से ये बात लोग आपको 100% उदाहरण सर सही, मिलेंगे। नहीं सर आप ये बात सही बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एटलीस्ट एक चीज है कि वाल्मीकि का जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। आज हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, ना तो हम 2-5 हजार 10,000 साल पुराने जी रहे हैं और ना तो शायद 50 साल बाद हम जीने वाले हैं, राइट।
तो आज के दिन जो आदमी की उम्र 20, 25, 30 या 35 साल है या 40 साल है या 50 साल है, वो अधिक से अधिक अपने आप की 100 ईयर्स भी अगर माने तो अगला 50 साल से ज्यादा नहीं जीने हैं। तो उसको अगर अगला 50 साल से ज्यादा नहीं जीना है, मे बी 50 मिनट, मे बी 50 दिन, मे बी 50 महीना या मे बी 50 साल, तो इट्स नॉट कंफर्म। तो एटलीस्ट उसके अंदर में उसके पास एक चॉइस है कि फर्दर हम इस टाइप के लोगों से मिले या इस टाइप, तो क्या ये चॉइस इससे करना गलत है या ये टोटली चॉइस करना गलत हो जाएगा, या इस तरीके से आदमी अपनी सोच को आगे बढ़ा सकता है कि नहीं? वो मैंने मेरा क्वेश्चन गलत है या मैं क्वेश्चन को ठीक से पूछ नहीं पा रहा हूँ? प्रश्न आपका सही है, प्रश्न आपका सही है, लेकिन जो प्रश्न के पीछे जो आपकी महत्वाकांक्षा है वो इससे पूरी नहीं हो सकती, हीली से। क्यों नहीं हो सकती उसका कारण बताता हूँ। मैट्रिमोनी मैच हो सकता है इससे? हाँ, मैट्रिमोनी मैच? नहीं नहीं, बिल्कुल गलती मत कर, बिल्कुल गलती मत करिएगा, क्योंकि हीली में जो भी एनालिसिस है वो उस मोमेंट की एनालिसिस है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जिस समय आप एनालिसिस बटन दबाते हैं वो उस मोमेंट पर एनालिसिस करता है, उस मोमेंट की बात होती है, उस समय की बात होती है। कल को वो एनालिसिस बदल भी सकती है, कल को वो एनालिसिस दूसरा भी हो सकता है। तो आप एक एनालिसिस पे कैसे चाहेंगे भाई? आज मान लीजिए मेरी सोच बड़ी अच्छी है, मैं कहीं टेंपल में खड़ा हूँ, बड़े डिवाइन मूड में बैठा हूँ, आप मेरी एनालिसिस करते हैं एंड और एनालिसिस में आपको दिखेगा आहा क्या इसका क्राउन चक्र बढ़िया दिख रहा है, थर्ड आई बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। अब मंदिर से बाहर निकला, मेरी चप्पलें चोरी हो गई। अब वहां पर मैंने जिसने चोरी किया उसको कोसना चालू कर दिया और तमाम झल्ला गया, वो कर गया। अब उस समय अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो बड़ी अजीब सी निकलेगी, सब कुछ उल्टा सीधा निकलेगा। तो ये उस मोमेंट की बात होती है। तो मोमेंट टू मोमेंट अगर मेरे सब बदल रहा है, हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आपके लिए अगर मैं आप जो चाह रहे हैं अगर वो मैं करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा मैं बताता हूँ। मैं इसको एवरेजिंग करूंगा, मैं उसके 10 एनालिसिस निकालूंगा, 20 एनालिसिस निकालूंगा और उस एनालिसिस में देखूंगा कि वेरिएशन कितना है, कहाँ कहाँ वेरिएशन है, कौन कौन से चक्र हैं जो इसके बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो उसका एवरेज मैं लेके मान सकता हूँ कि ये इसकी पर्सनालिटी होगी। तो इस तरह से किया जा सकता है। उस आदमी की फिर 10 फोटो चाहिए अलग अलग टाइम की ली हुई? फिर आप गलत चले गए। फोटो से कुछ नहीं हो रहा है, फोटो से एक प्रोफाइल बन रही है बस। उसके बाद जो कुछ हो रहा है रियल टाइम में हो रहा है। मतलब ऑरा स्कैनिंग अलग अलग टाइम में अलग अलग वक्त पे करनी पड़ेगी, यू मीन टू से लाइक दैट? अभी जैसे मिस्टर राजू का मैं दोबारा अगर कर दूं तो ये अभी उसका इस समय का आएगा, ना कि उस समय का जिस समय फोटो खींची थी। ओके, राइट, करेक्ट, ठीक है। तो चलिए, प्रश्नों से बहुत सारी बातें समझने मिलती हैं और उम्मीद करता हूं कि मैं आपको संतुष्ट कर पाया हूंगा इस सेशन में। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न रह जाते हैं तो आप ठीक मुझसे पूछ सकते हैं। कैरी करिए, अपने टॉपिक पे आ जाइए, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, थैंक्स। तो लगभग सारी चीजें हो चुकी हैं। अब बात करते हैं हम एनालिसिस की। हीली को कनेक्ट करते हैं कि भाई एनालिसिस हमारे हाथ में आ गई है और अब इस एनालिसिस का करना क्या है, हम इस पर और फर्दर क्या कर सकते हैं। तो फर्दर हम करेंगे इसमें, हम हीली से वाइब्रेशंस उसके ऑरा में भेजेंगे कि जो कमियां हैं उसको करेक्ट कर दी जाए। तो करेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या है कि मैं फिर से इसको निकाल लेता हूँ। अगर मेरा कोई स्क्रीन ऊपर नीचे हो गया और मुझे जो एनालिसिस निकाली थी दोबारा जाना है तो उसका तरीका यह होता है कि होम बटन पे जाइए, लिस्ट में क्लिक करिए, आपको यहाँ पर कुछ पिंक कलर के मिलेंगे, कुछ ब्लू कलर के मिलेंगे। तो जो ब्लू वाले हैं वो रेजोनेंस एनालिसिस है, पिंक वाला जो है वो ऑरा एनालिसिस है। कलर से समझ में आ जाता है। तो ये पिंक ऊपर लिखा हुआ राजू, यही वही एनालिसिस है जो हमने की थी। सर वो ये हमारे पास आ गई स्क्रीनशॉट वापस। शेयर नहीं हो रहा। हेलो, स्क्रीनशॉट शेयर नहीं हो रहा है। ओहो, थैंक यू, सॉरी, मैं भूल गया था शेयर करना। मैं अपने स्क्रीन पे देख के बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, शेयर करता हूँ। तो ये अब शेयर हो गया, अब आप देख पाएंगे। तो मैं जो कह रहा था उसको फिर से बता देता हूँ कि जैसे मान लो ये स्क्रीन मेरे किसी एक्शन से चली गई, अब ये दोबारा स्क्रीन कैसे आएगी। तो आप होम पे जाइए,
और लिस्ट में क्लिक करिए। लिस्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो तरह की चीजें दिखेंगी, और दो तरह की चीजों में आपको दो कलर दिखेंगे, पिंक और ब्लू। तो जो ब्लू में है वो रेजोनेंस एनालिसिस है, और जो पिंक है वो ऑरा एनालिसिस है। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये वो रिपोर्ट निकाल देगा जो आपने पहले की हुई है। तो जो मैंने अभी पहले किया था वो आ गई सामने। अब यहाँ पर एक्शन बटन है। एक्शन में देखिए क्या आएगा, ऐड मैनुअली और शो पीडीएफ। ऐड मैनुअल की बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। शो पीडीएफ की बात करते हैं। अगर मैं इस पूरे को एक पीडीएफ फॉर्म में सेव करना चाहूँ कि जो रिजल्ट आया इसको मैं सेव कर लूँ, तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल। आप शो पीडीएफ में चले जाइए, ये पीडीएफ जनरेट कर देगा, और इस पीडीएफ को आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, मेल पर भेज सकते हैं। ये देखिए ये आपके सामने आ गया, और शेयर पीडीएफ का आपको कॉर्नर में निशान भी दिख रहा होगा बैटरी के बाजू में, तो आप इसको शेयर कर पाएंगे। इसको मैं कट करके वापस आ जाता हूं। अब यहाँ पर नीचे है वाइब्रेट बटन। जब मैं वाइब्रेट में जाऊंगा तो अगेन ये आएगा टाइम वाला, तो यही 37 सेकंड का टाइम लेना है और स्टार्ट कर देना है। तो जब मैं स्टार्ट कर देता हूं तो ये वाइब्रेशन जाना स्टार्ट हो जाएंगे। हीली मेरा स्क्रीन बदलने से तुरंत ब्लूटूथ कनेक्शन छोड़ देता है। इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट हो जा रहा है अभी, और कनेक्ट हो जाने के बाद ये स्टार्ट में मैंने क्लिक किया था, वो वाइब्रेशन भेजना स्टार्ट कर देगा। ये कनेक्ट हो गया, और ये देखिए इसने वाइब्रेशंस भेजना स्टार्ट कर दिया। मैंने वाइब्रेट कर दिया। इस समय क्या हो रहा है, हीली का फ्रीक्वेंसी जनरेटर फ्रीक्वेंसीज भेज रहा है क्वांटम फील्ड में। यहाँ पे दो कलर दिखेंगे आपको, रेड और ब्लू। तो ब्लू वो है जो इंफॉर्मेशन फील्ड को क्वांटम सेंसर इनपुट्स ला रहा है वहां से, और रेड क्या है, रेड वो है जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर से उसके बायोएनर्जी फील्ड को ये अफॉर्मेशंस जा रहे हैं। तो ये मैंने अगर 37 सेकंड चला दिया तो इस तरह से उसके ऑरा को ये करेक्ट कर रहा है। तो मिस्टर राजू के ऑरा में जो करेक्शंस हैं वो हो रहे हैं। इसको मुझे एक के बाद एक 7 टाइम कर देना है। किसी बीमार व्यक्ति के लिए दिन में एक बार काफी है, हेल्दी पर्सन के लिए वंस इन ए वीक, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाती है और वहां से बार बार प्ले होती है, तो इसको बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर आप स्वस्थ आदमी के लिए हफ्ते में एक बार करेंगे, और किसी बीमार आदमी पे काम करें तो दिन में एक बार काफी है। तो ये आपने देख लिया। एक्यूट केस है तो 37 सेकंड, क्रॉनिक है तो 2 मिनट 49 सेकंड। हीली जो रिकमेंड करता है यही दो टाइम रिकमेंड करता है, बाकी टाइम बने हुए हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बाकी टाइम का क्या महत्व है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हीली की तरफ से भी उपलब्ध नहीं है। तो ये आपने देख लिया। अब इसमें एक आया था ऐड मैनुअली, जैसे लिस्ट में गए और यहाँ पर मैं दिखाऊं फिर से, एक्शन में आपने देखा था ऐड मैनुअली। तो मैं ऐड मैनुअली की बात आपसे कर लेता हूँ। ऐड मैनुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे किसी के लिए कोई आपको अफर्मेशन भेजनी है, कोई आप कुछ चाहते हैं, उसके लिए अलग से कुछ विशेष हैं जो आप उसको देना चाहें, या किसी डिवाइन चीज की फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करके भेजना चाहें, या किसी फ्लावर की थेरेपी, या कोई बैक फ्लावर वाले हैं तो कोई एसेंशियल ऑयल का फ्रीक्वेंसी मैं सेंड करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, तो दैट इज पॉसिबल इन ऐड मैनुअली। तो जैसे इनका मिस्टर राजू का ये प्रोफाइल बना हुआ है, ये एनालिसिस रिपोर्ट रखा हुआ है, इसमें अगर मैनुअली मैं कुछ करना चाहूँ तो वो मैं ये कर सकता हूँ कि सबसे पहले मुझे ये रिपोर्ट में जितनी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो कुछ आया हुआ है इसको मुझे डिलीट करना होगा। रेड कलर का क्रॉस दबाइए, मिटा दीजिए, ये सारी रिपोर्ट को मिटा दीजिए, और यहाँ पर इसको ब्लैंक करना है मुझे पहला। तो ऐड मैनुअली करने का पहला काम है कि मुझे इसको ब्लैंक करना है। तो ये मैंने इसको कर दिया ब्लैंक, नाउ इट इज ब्लैंक। ये ब्लैंक कर देने के बाद एक्शन में जाएंगे, ऐड मैनुअली में जाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे डिजायर्ड स्टेट डिस्क्रिप्शन। हम उसके लिए क्या चाहते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए, या उसकी जो भी परेशानी है वो खत्म होना चाहिए, या वो कुछ चाहता है कि उसकी जिंदगी में ये हो,
कुछ भी डिजायर्ड स्टेट में आप लिख सकते हैं। तो डिजायर्ड स्टेट में आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूं कि मिस्टर राजू इज हेल्दी एंड हैप्पी। मिस्टर राजू इज हेल्दी एंड हैप्पी, ये मैंने लिखा। डिजायर्ड स्टेट का डिस्क्रिप्शन अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं कि हेल्दी में किस तरह से हेल्दी होना है, यानी कि उनको कोई थायराइड है, डायबिटीज है, या जो भी है। मैं उस मिस्टर राजू उस बीमारी से मुक्त हो गए हैं, ये डिजायर्ड स्टेट मतलब जो हो चुका है वैसा लिखना है। प्रेजेंट स्टेट डिस्क्रिप्शन, इसको खाली छोड़ दीजिए, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कुछ देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रिलीवेंस 100% है, इंटेंसिटी को बढ़ाकर आपको 10 पे ले जाना है, मैक्सिमम पे। तो इंटेंसिटी आप कर देंगे मैक्सिमम, राइट। पोटेंसी आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आ रहा है ऐड सिंबल। ऐड सिंबल में जब आप जाएंगे तो ऐड सिंबल में आप इमेज ऐड कर सकते हैं और वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उनकी जो भी डिजायर है उसको पूरा करने के लिए कोई इमेज का सहारा ले सकते हैं और उसकी वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ये आपके सोच से जो कुछ भी आप अच्छा उनके लिए भेजना चाहें भेज सकते हैं। जैसे अगर उनका मान लीजिए, मैं समझता हूँ कि मेरे पास कोई एसेंशियल ऑयल है जो उनके मूलाधार चक्र की एनर्जी बढ़ा सकता है, तो मैं हीली से उस एसेंशियल ऑयल का फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा। मैं आपको एक सेकंड ये दिखाता हूँ, अगर मेरे पास एसेंशियल ऑयल है तो मैं उसको आपको दिखा। तो बात एसेंशियल ऑयल की भी नहीं है, किसी भी चीज की आप फ्रिक्वेंसी, किसी भी चीज का आप उसको भेज सकते हैं। और मैं तो एक एग्जांपल पे बता रहा हूँ कि मैं एसेंशियल ऑयल की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे एसेंशियल ऑयल है, इसका मैं फोटो खींच लेता हूँ। मैं टेक फोटो करता हूँ, स्क्रीन पे आएगा, और आप देखें कैमरा अगर फ्रंट कर देता हूँ तो ये मेरे हाथ में ये एसेंशियल ऑयल है। और मैं इस एसेंशियल ऑयल की फोटो ले लेता हूँ, खुद मैं साइड हट जाता हूँ, इसको सामने करता हूँ कैमरे के, और मैं यहाँ पर एक फोटो ले लेता हूँ इसका, ऑब्जेक्ट का। तो ये फोटो हो गया, ओके कर दिया। तो आप देखें ये इमेज आ गई। अब मुझे इसका वाइब्रेशन रिकॉर्ड करना है। तो वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए क्या होगा कि जब रिकॉर्ड वाइब्रेशन पे क्लिक करूंगा तो मुझे अपना फोकस इस एसेंशियल ऑयल पे रखना है। इस एसेंशियल ऑयल की वाइब्रेशन रिकॉर्ड करना है, ऐसी सोच मेरी है, ऐसा मेरा फोकस है। और ऐसी फोकस लेके मैं रिकॉर्ड वाइब्रेशन पर क्लिक करता हूं, और यहाँ पर फिर वही बात, थोड़ा सा टाइम आउट होने से बंद हो जाता है, तो कनेक्ट हो जाएगा, अभी कोई चिंता की बात नहीं है। कनेक्ट होने के बाद आई विल फोकस ऑन दिस एसेंशियल ऑयल, और मेरे फोकस करने से एसेंशियल ऑयल की एनर्जी अब रिकॉर्ड हो रही है। ये मैंने एनर्जी रिकॉर्ड कर ली, और इसके लिए मुझे बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं इसके ऊपर हीली को रखूं। तो ये अभी जो वाइब्रेशन पैटर्न देख रहे हैं ये उस एसेंशियल ऑयल का है जिसका मैंने रिकॉर्ड किया। तो ऐसे एसेंशियल ऑयल का कर सकते हैं, ऐसे आप किसी दिव्य वस्तु का, पिरामिड का, या आप किसी भी चीज का आप वाइब्रेशन रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। ये जब आपने कर लिया, और इसमें आप मल्टीपल आइटम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने कर सकते हैं, आप कितने भी इमेज, कितने भी वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने एक करके दिखाया, इसको टिक कर दीजिए, ये सेव हो गया। अब ये डिजायर्ड स्टेट का है, इसको मैं वाइब्रेट कर देता हूँ, मिस्टर राजू इज हेल्दी एंड हैप्पी। अगेन मैंने इसको किया 37 सेकंड का। अब 37 सेकंड में क्या हो रहा है,
37 सेकंड में मेरी अफर्मेशन जा रही कि राजू साहब हेल्दी हैं और हैप्पी हैं, और उनके ऑरा फील्ड में मैं वाइब्रेशन सेंड कर रहा हूँ रूट चक्र के एसेंशियल ऑयल की। तो दिस इज द वे आई कैन सेंड एनर्जी ऑफ समथिंग टू समबडी। सो दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जो अच्छे थेरेपिस्ट हैं, जो अच्छे एनर्जी एक्सपर्ट हैं, वो इसका बड़ा मिरेकल यूज कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट देने के लिए, खास करके उन केसेस में जिसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि वो एनर्जी इश्यूज होते हैं वो बहुत जल्दी एड्रेस होते हैं इससे। किसी को अगर मेंटल बाइपोलर डिसऑर्डर है या किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसमें ये बहुत जबरदस्त काम करता है। आप इसको करके देखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया मेरे साइड से। आई हैव कंप्लीटेड व्हाट आई हैव टू कन्वे यू। कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर देता हूँ। ठीक है, इट्स ओके, सही है। हेलो जी सर, वहाँ जहाँ पे आपने इंटेंसिटी को 0 से आपने जो 10 पे लेके गए वहाँ पे, 10 किया, क्या हमें 10 किया। हाँ, जी तो क्या हमें हर किसी को, मतलब अगर हम करते हैं ये सब, तो क्या हमें 10 पे ही रखना चाहिए या फिर बीच में यस, 4, हमें उसको 5, 10 पे ही रखना है। उसको हमें मैक्सिमम ही रखना है, ओके, क्योंकि वो हमारी डिजायर्ड स्टेट है ना। और जो हमें चाहिए वो तो हमें पूरी शिद्दत से चाहिए, उसमें कमी किस बात की है? उसमें तो हमारा पूरा इंटेंसिटी है कि भाई ये तो चाहिए चाहिए। जी सर। तो उसमें वो 10 ही आएगा। इस पर एक बहुत अच्छी बुक है मिस्टर जॉन स्केवोला की, जिन्होंने ये पूरा कस्टम फ्रीक्वेंसी का एक पीडीएफ रखा हुआ है। वो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा आपको। उस पीडीएफ को भी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप दिया है, बहुत ब्यूटीफुली दिया है। आई विल शेयर विथ यू। मैंने उसी को पढ़ के यह सब बताया है आपको, उसको समझ के मैंने प्रेजेंट किया है आपके सामने। तो मैं वो पीडीएफ पूरा शेयर कर दूंगा। ये देखने के बाद आप उस पीडीएफ को बहुत अच्छा समझ पाएंगे। और ये वीडियो भी मैंने आपको रिकॉर्ड कर दिया है कि अगर आप इसको दोबारा देखना चाहें तो एक एक चीज आप दोबारा देख सकते हैं आज के इस सेशन की। तो अगर अब कोई और प्रश्न नहीं होगा तो मैं यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। आज के सेशन को हम क्लोज करेंगे। और आप ये मत समझिए कि सेशन क्लोज हो गया तो आज सारा खत्म, इसके बाद आप प्रश्न नहीं कर सकते। प्रश्न आप मुझसे जीवन भर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और होली की फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।